हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा इनका लेक्चर 7 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना। आज हमारा लेक्चर 7 है। हम 6 क्लासेस ऑलरेडी इन डिटेल डिलीवर कर चुके हैं। आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। बेटा हमारा एसेट्स। एसेट्स बहुत टाइप की होती हैं, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा शब्द है एसेट्स। अभी बेटा एसेट्स क्या होती हैं, कितनी टाइप की होती है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होता है, सब ठीक है। ये सब बेटा कहानी है, ये सब किताबी बातें हैं, ठीक है बेटा। मैं एसेट्स उसको समझाना चाहता हूँ जो सड़क पर चल रहा है। भाई सड़क पर चल रहा है, उसको मैंने रोक दिया, भाई रुकियो, एसेट बताइए क्या होता है। अब वो बताओ, उसको बताइए, उसको समझाना क्या होता है बेटा, उसके लिए बता रहा हूं। बेटा ऐसे ही समझना पड़ेगा एसेट क्या होता है। बेटा बचपन से हम, एक साइंस वाला भी बोलता है बेटा एसेट का मतलब ये नहीं जस्ट अ फाइनेंस वर्ड, ठीक है। ये कॉमर्स वाला, ये एक नॉन कॉमर्स वाला भी बोलता है कि हाँ ये देखो मेरी एसेट है। पिक्चर में देखा होगा ना बेटा आपने, ये आप जैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल का काम करता है, उसका मैनेजर उसे बोलता है नहीं भाई तू मत छोड़ के जा, तू तो मेरे बहुत बड़ी एसेट है, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। तो क्या है ये शब्द जो एसेट, जो एक आम चाल की भाषा में भी यूज हुआ जाता है। बेटा एसेट का मतलब पता है क्या होता है, सीधी भाषा में बोलूं, एक ऐसी चीज। अब बेटा ये बहुत ही डिटेल टर्म है, एक बहुत ही डिटेल टर्म है, लेकिन अगर सीधी भाषा में बोलूं, 3 कंडीशंस दूंगा बेटा, आज मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन स्टडी मैथ्स बच्चों को समझ नहीं आता क्या है वो 3 कंडीशन। बेटा हर जगह काम करेंगे, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ क्या ये एसेट है या नहीं, बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है। आज मैं आपको समझाऊंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एसेट अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं, एसेट बेटा वो चीज होती है, वो रिसोर्सेज होते हैं, कोई भी चीज, कोई भी ऐसे रिसोर्स जिससे बेटा आपको बेनिफिट मिल रहा है या मिलने वाला है। समझ रहे हो बेटा, एसेट एक वो चीज होती है बेटा, कोई भी चीज हो सकती है या कोई भी रिसोर्सेज हो सकती है जिससे बेटा आपको, अभी बेटा मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं बोली आपको बेटा, बस मैं एक चलते फिरते आदमी को समझा रहा हूं, चलते फिरते आदमी को समझा रहा हूं कि बेटा एसेट क्या होती है। अभी तो पूरी मतलब बताना है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूं बेटा, एसेट एक ऐसी रिसोर्स होती है जिससे आपको बेनिफिट या तो मिल रहा है, मतलब आपके पास अभी कोई चीज पड़ी है और आपको मजा आ रहा है, आपको बेनिफिट मिलता जा रहा है, अरे वाह वाह वाह। तो बेटा एक चीज मतलब उसको, आपको भी बेनिफिट मिल रहा है, मतलब आप अभी एंजॉय कर रहे हो बेटा उसका बेनिफिट। फॉर एग्जांपल है पेटेंट्स। पेटेंट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपको फ्यूचर में मिलता भी रहेगा और अभी आपको मिल भी रहा है, समझाऊंगा कैसे। और एक है बेटा जिसमें आपको अभी यहां भी मिल नहीं रहा है लेकिन मिलने वाला है, जैसे बेटा क्या, बताओ बेटा क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था बेटा पहले से, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट्स, but these are those expenses which you haven't incurred right now. नहीं, you have incurred, but that expenses are not accountable as expenses. It means you can't debit in profit and loss account. मतलब मैं आपको समझाता हूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप शब्द है एक्सपेंसेस, लेकिन आप पीएनएल में डेबिट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा मैंने आपको इन डिटेल समझा रखा है, मैं आपको बार बार लॉजिक नहीं समझाऊंगा, आपको वो लेक्चर्स मेरे देखने हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम पीएनएल अकाउंट में इसलिए डेबिट नहीं करते बेटा क्योंकि सीधी बात है वो हमारे इस टर्म का खर्चा नहीं है, हमने एडवांस में कोई खर्चा पे कर रखा है। तो बेटा मैंने एडवांस में नो डाउट खर्चा पे कर दिया, मेरा पैसा तो निकल गया, लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है क्या आपको उस खर्चा करके उसका बेनिफिट अभी मिल गया। नहीं बेटा, बेनिफिट तो अभी मिला ही नहीं, बेनिफिट तो हमने बस अभी एडवांस में पे करा है। फॉर एग्जांपल बेटा आप ट्यूशन फीस, मैं सोचा आपसे महीने की ले रहा हूं, अगले महीने की भी आपने मुझे बेटा एडवांस में दे दी कि सर लो बहुत पैसा है, आप एडवांस में भी ले लो, लेकिन क्या बेटा मैंने आपको अभी अगले महीने की भी ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करी, या क्या आपने मेरे से अभी भी अगले महीने की ट्यूशन सर्विस एडवांस में ले ली, नहीं ली, लेकिन आपने बस अभी खर्चा करा है। तो एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया जो आपने खर्चा करे हैं वो मैच करना चाहिए आपके बेनिफिट से। यही तो मैचिंग है, मैच नहीं कर रहा, आपने खर्चा पे कर दिया लेकिन बेनिफिट अभी नहीं लिया, तो मैच नहीं कर रहा सर, मिसमैच है, इसलिए बेटा ये एक्सपेंसेस नहीं है। ऐसे ही बेटा इसलिए वो एसेट्स में डाल दे जाते हैं, तभी एसेट, समझे बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट क्यों होती है, क्योंकि आपने खर्चा पे कर दिया लेकिन बेटा आपको आगे अभी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो बेनिफिट नहीं मिला तो आप बोलोगे सर एसेट नहीं है। अरे मैंने ये भी बोला था एसेट वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें आपको बेनिफिट या तो मिल रहा हो या फ्यूचर में मिलने वाला हो। इसमें बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में बेटा आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है। अरे बेटा मैंने आपने मुझे 1 महीने की सर्विस एडवांस में दे दी, इसका मतलब बेटा आप एडवांस में, मतलब अगले महीने की बेटा मैं आपको सर्विसेज रेंडर करने वाला हूं, मतलब आपके पास एक बेनिफिट है ना कि सर हाँ मैंने सर को पैसा दे दिया, अब सर मेरे कब्जे में आ गए, अब सर को मुझे एडवांस में सर को मुझे सर्विसेज पे करनी ही पड़ेगी, तो आपके पास एक फ्यूचर बेनिफिट आएगा 100%।
आएगा, इसलिए वो एक एसेट है। बहरहाल एसेट बेटा मैंने आपको बताया, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में भी जाना है बेटा। चलिए चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। बेटा एसेट देखो, बैलेंस शीट में आपने देखा होगा बेटा, मेरी बात सुनो। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट में लोग ऐसे लिख देते हैं इन्वेंट्री एसेट, है ना, इन्वेंट्री लिख देते हैं, डेटर्स लिख देते हैं, इन्वेंट्री लिख देते हैं, डेटर्स लिख देते हैं, कैश लिख देते हैं। बेटा किसने उनको बोला? मुझे ये बात बताओ बेटा, मैं केस कर रहा हूं, सीधी बात बेटा। मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं मान रहा। मुझे ये समझाओ, तुम्हें किसने हक दिया इन्वेंट्री, डेटर, कैश, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, दुनिया भर की जो भी एसेट्स होती है बेटा, चाहे करंट हो फिक्स हो, कोई नहीं। मुझे ये समझाओ किसने हक दिया तुमको इसको एसेट्स बोलने का? बेटा किसने तुमको हक दिया इसको एसेट बोलने का? मैं तो ये बोल रहा हूं लायबिलिटी है भैया। मैं तो ये बोल रहा हूं, बोलो आप, बोलो सर पागल हो गए। नहीं, आप जो भी बोलो, मुझे नहीं तुम्हारी सुननी। मैं तो लायबिलिटी बोलूंगा, अब आप समझाओ। नहीं, मैं नहीं मान रहा, मुझे तो भैया इसको बताओ, समझाओ लायबिलिटी। नहीं, किस किताब में लिखा है? नहीं, कहां लिखा है, किधर कि ये एसेट है? आप बोल रहे हो सर क्यों नाराज हो रहे हैं, हम आपको समझाते हैं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। एसेट क्वालिफाई होने के लिए 3 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल बेटा, आप सीएमए यूएसए कर रहे हो, बेटा सीएमए यूएसए बनने के लिए आपको 3 कंडीशन क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। ऐसे ही आपको सीएमए यूएसए का टैग नहीं मिल जाएगा। सीएमए यूएसए बेटा अगर आपको बनना है, मतलब आपको अपने नाम के अगर आपको सीएमए यूएसए लगाना है, तो बेटा आपको 3 कंडीशंस यहां भी फॉलो करनी पड़ेंगी। इसको मैं बेटा आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। मतलब किसी भी चीज का टैग लगाने के लिए, जैसे बेटा आपको अपने नाम का सीएमए यूएसए लगाना है, ऐसे ही बेटा ये इन्वेंट्रीज, डेटर्स या जितनी भी कोई भी चीज यहां पे मुझे लिखनी है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी थिंग, उसको अपने नाम पे बेटा एसेट लगाना है। मतलब उसको बताना कि हाँ मैं एसेट हूं। बेटा बिल्कुल वही कंसेप्ट है जैसा आप अपने नाम के आगे सीएमए लगाना चाहते हो, ऐसे ही ये कोई थिंग मैंने लिख दी जैसे इन्वेंट्री, इसको बताना है मैं एसेट हूं। तो बेटा ऐसे ही इसको अगर अपने आप को बताना है एसेट, मतलब इसको अपने नाम पे एसेट का धब्बा लगाना है, तो बेटा इसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। बेटा इसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, ऐसे जैसे आपको करनी है। जैसे आपको सीएमए यूएसए के लिए बेटा पहली कंडीशन एग्जाम पास करना पड़ेगा, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 पास बोथ करोगे, तब जाके बेटा वो आपको मानेंगे कि आप सीएमए यूएसए क्वालिफाइड हो। क्वालिफाइड बोला है। अब देखो मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको बेटा ग्रेजुएट होना पड़ेगा। दूसरा बेटा आपको कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी फुल टाइम। बेटा फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास पार्ट टाइम है तो फिर 4 साल लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। इन तीनों में से बेटा तीनों की तीनों फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बेटा आपने पार्ट 1 पास नहीं करा, पार्ट 2 कर लिया, बाकी सब कंडीशन सही है, वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, आपके पास ग्रेजुएशन भी है, नहीं तब भी आप नहीं बनोगे सीएमए यूएसए। मतलब ये है तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एक भी कमी नहीं चलेगी। ऐसे ही बेटा एसेट्स के लिए भी, ये जो थिंग्स मैंने आपके सामने कोई भी लिख दूंगा, सोचो लैंड लिख दो, एग्जांपल के तौर में एक एसेट पकड़ के चल लेते हैं। अभी एसेट मैंने बोला नहीं, सोचो लैंड है, मैंने बोला अभी मैं नहीं मान रहा, लेकिन लैंड है, आप भी मत मानो लैंड। बेटा 3 कंडीशन, लैंड कह रहा है, अरे भाई साहब कैसे नहीं मान रहे? मैंने कहा नहीं हम नहीं मान रहे। बेटा लैंड को अपने आप को अपने नाम के आगे एसेट लगाने के लिए 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी और तीनों की तीनों फॉलो करनी पड़ेगी। एग्जांपल सॉरी बेटा, उसमें से अगर एक भी नहीं करिए चलेगा नहीं, ऐसे ही जैसे आपका है, तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर तीनों में से एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हुई तो बेटा नहीं, काम नहीं चलेगा। आपको तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सर बता दो तीनों की कंडीशन। बेटा पहले, अभी मैं तीनों कंडीशन लिख रहा हूं, फिर एक एक करके समझाऊंगा। पहले बेटा आप ओनर ऑफ द एसेट होने चाहिए, ओनर ऑफ एसेट होने चाहिए। मतलब जो चीज एसेट आप खरीद रहे हो, सच लैंड आपने खरीद ली, तो बेटा आप उसके ओनर होने चाहिए। अभी बात करते हैं। पहला, रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। अब ये क्या होता है वो बताऊंगा बेटा। तीसरा, बेनिफिट आना चाहिए बेटा फ्यूचर से, मतलब फ्यूचर बेनिफिट या करंट बेनिफिट ये आपको मिल रहा हो। ये 3 कंडीशंस है बेटा, कंडीशंस है ये 3 कंडीशंस बेटा आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। बेटा ये 3 कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी टू क्वालिफाई एज एन एसेट। आपको नहीं, मतलब उस थिंग को जो मैंने बोला है, कोई भी रिसोर्स,
बेटा थिंक अच्छा वर्ड नहीं लगा रहा, रिसोर्स वर्ड यूज करूंगा मैं, ठीक है, रिसोर्स, ठीक है। मतलब एक ऐसी, अभी हम एसेट नहीं बोलेंगे क्योंकि बेटा आप है ना, मतलब जैसे लॉ में चलता है ना बेटा, जब तक मतलब निर्दोष है जब तक वो प्रूव ना हो जाए, ऐसे ही बेटा यहाँ भी हम रिसोर्स शब्द का यूज करेंगे, एसेट वर्ड यूज नहीं करेंगे। एक रिसोर्स को एसेट बनने के लिए 3 कंडीशन यूज करनी पड़ेगी बेटा। एक रिसोर्स को बेटा अपना, अगर रिसोर्स को जैसे आपको अपने नाम के आगे सीए में लगाना तो 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसे ही उस रिसोर्स को अगर अपने आप को एसेट बुलवाना है, एसेट का टैग लगवाना है, तो बेटा इसको भी 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, और वो 3 कंडीशंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो मैं बोलता हूं इस रिसोर्स को बेटा, एक रिसोर्स को अगर अपने आप को एसेट कहलवाना है तो बेटा उसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं। अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, इट विल नॉट बी क्वालिफाइड एज एन एसेट, ठीक है। चलिए, एसेट नहीं बोली जाएगी वो। चलिए 3 कंडीशंस। पहली बेटा, ओनर ऑफ द एसेट होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और बेटा ये तो है ही बहुत बड़ी चीज। अरे आपने किसी चीज को एसेट बोला है तो बेटा आप उसके मालिक तो होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में सोचो बेटा, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, तो बेटा आप लेमन टर्म में यही बोलते हो ना, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी एसेट है, एसेट है। आप क्यों बोलते हो? आप कैसे बोल सकते हो बेटा? आपका पड़ोसी उसको एसेट क्यों नहीं बोलता? बेटा आपकी प्रॉपर्टी सोचो आपके पापा के नाम पे है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, तो बेटा आप लोग उसको अपनी एसेट एसेट क्यों बोलते हो? आपका पड़ोसी उसको एसेट क्यों नहीं बोलता? बेटा पता क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है, एज सिंपल एज दैट। बेटा वो उसका मालिक नहीं है, सीधी बात है बेटा, वो उसका मालिक नहीं है, आपके पापा उसके मालिक है। तो बेटा जब आपके पापा ही उसके मालिक है तो फिर आप ही तो उसको एसेट बोलोगे ना। अच्छा सर एक और तर्क दो। बेटा दूसरा बोलता हूं, सोचो आप उस प्रॉपर्टी पे नहीं रहते, एग्जांपल के तौर में मान लो आप कहीं और रहते हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है आपने। सोचो बेटा अब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो, तो बेटा आपका पड़ोस, आपका जो पड़ोसी है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। अब बेटा वो खाली पड़ी है, क्या आपका प्रॉपर्टी सॉरी क्या आपका जो पड़ोसी है वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा के उस रेंट की इनकम ले सकता है? नहीं बेटा। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बेटा वो उसका मालिक नहीं है, उसके पास राइट नहीं है टू यूज दैट प्रॉपर्टी। राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है। राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन योर फादर, इज वेस्टेड योर फादर्स, है ना बेटा। इसका मतलब ये कह रहा हूं आपके पापा ही उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हाँ जी सर, तो आपके पापा के पास ही तो सारे प्रॉपर्टी को राइट टू यूज, राइट टू रेंट का राइट वेस्ट आपके पापा के पास ही तो है। हाँ जी सर, आपके पापा के पास है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं आपके पापा मालिक हैं तभी तो उनके पास वो राइट है। आपका पड़ोसी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है तभी बेटा वो उसको रेंट पे नहीं चढ़ा पा रहा, मतलब उससे बेनिफिट नहीं खींच पा रहा, उस प्रॉपर्टी से बेटा बेनिफिट नहीं खींच पा रहा। क्यों नहीं खींच पा रहा? क्योंकि बेटा आपके पापा उस प्रॉपर्टी के मालिक, क्योंकि आपका जो पड़ोसी है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। हाँ जी सर, उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। तो बेटा आपके पापा इसलिए प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इसलिए वो उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट खींच पा रहे हैं। मतलब अगर कोई ओनर होगा तभी तो उससे बेनिफिट ले रहे, तभी इसलिए उसको एसेट बोला जाता है। आप समझे बेटा लॉजिक? आप समझे हम किसी एसेट प्रॉपर्टी को एसेट क्यों बोलते हैं? चलते फिरते हैं, अरे ये हमारी एसेट है। क्यों एसेट बोलते हो? क्योंकि बेटा आपको उससे बेनिफिट आने वाला है। एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल, आपने बहुत बार ये सुना होगा, पिक्चरों में भी आपने सुना होगा, आप कहीं काम करते हैं, अगर आप एक बहुत बड़े स्टार परफॉर्मर है, स्टार एम्प्लॉय है, तो आपका मैनेजर, ये आपका जो मैनेजर है ना, आपका जो इमीडिएट सुपीरियर है बेटा, अगर आप सोच रहे हो हाँ सर हम छोड़ के जा रहे हैं, आप ऐसे बोलते हो, तो बेटा वो आपको एकदम से जाने नहीं देता, कंसिडरिंग कि आप एक बहुत अच्छा स्टार एम्प्लॉय। बेटा वो क्या बोलता है, अरे नहीं भाई प्लीज मत छोड़ के जाओ, तू तो हमारा स्टार एम्प्लॉय है, तू तो हमारे लिए एसेट है। ऐसा सुना होगा बेटा आपने। क्यों बोलता है वो एसेट है? वो ओनर है, ओनर है बेटा, वो एक तरीके से आपको ओनर तो है नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोलता? क्योंकि बेटा उस कंपनी को आपसे बेनिफिट खींच रहे हैं ना। बेटा आप एक स्टार एम्प्लॉय हो, आप हो सकते हैं कंपनी को बहुत अच्छा अपने सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो बेटा कंपनी आपकी वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स खींच पा रही है, कंपनी आपकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स खींच पा रही है, इसलिए इसको एसेट बोलते हैं। क्योंकि अब समझे बेटा एसेट क्यों बोलते हैं? तो बेटा एसेट को, एक रिसोर्स को हम एसेट तभी बोलेंगे, पहला रीजन बेटा जो होना ही चाहिए, आप उस रिसोर्स के मालिक होने चाहिए। आप उस रिसोर्स के मालिक होने चाहिए बेटा। अगर आप उस रिसोर्स के मालिक नहीं हैं तो बेटा आपको हम नहीं बोलेंगे उस कंपनी का मालिक, आप उसके मालिक नहीं हो बेटा। एग्जांपल के तौर में मैं आपको बताता हूँ, लीज। आपने बेटा कोई प्रॉपर्टी लीज पे रख रखी है, आप उसके मालिक नहीं हो बेटा, आप उसको बैलेंस शीट पे नहीं दिखा सकते। आपने बेटा एक प्रॉपर्टी पे, बेटा वैसे लीजेस पे बहुत कुछ कंसेप्ट है, वो हम जब एक लीजेस करके चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, अभी एक लीजेस करके मुझे आपको बहुत इन डिटेल में समझाना है, इसमें कुछ है चीजें जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। लेकिन अभी आप ऐसा समझो बेटा, लीज एक ऐसा वन ऑफ द एग्जांपल है जिसमें आप एक प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। एग्जांपल बेटा आपने एक लैंड लिया,
आप अपने पापा के साथ गए, आपने कहा पापा पापा बहुत पैसा पड़ रहा है, चलो एक लैंड ले लेते हैं। आप उस लैंड को लेने गए, लेकिन बेटा आपने देखा अरे वो फ्री होल्ड लैंड नहीं है। अभी फ्री होल्ड क्या होता है? ये फ्री होल्ड बेटा एक टर्म है रियल एस्टेट्स में जो चलता है। फ्री होल्ड का मतलब ये होता है एक ऐसे प्रॉपर्टी जो फ्री है ऑफ एनी होल्ड। और होल्ड मतलब बेटा कभी कभी किसी प्रॉपर्टी मतलब वो डिस्प्यूटेड होती है, लैंड डिस्प्यूटेड होते हैं, उसमें कुछ होल्ड्स होते हैं, किसी बंदे के होल्ड्स होते हैं, पास्ट में एंसेस्ट्रल होल्ड्स होते हैं, कभी कभी तो गवर्नमेंट के होल्ड आ जाते हैं बेटा। जैसे मेट्रो के टाइम से बहुत हुआ था ऐसा है ना, कुछ प्रॉपर्टी पे होल्ड्स डाल दिया था तो कंपल्सरी एक्विजिशन वहां पे चली थी। नो डाउट आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे पे करा जाता है, खैर छोड़िए। तो बेटा कभी कभी कुछ प्रॉपर्टी में होता है होल्ड्स होते हैं, है ना, जैसे गवर्नमेंट होल्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे बेटा रेलवे का ऐसा बहुत हुआ था, जैसे एक बंदा ने प्रॉपर्टी खरीदी बेटा, लेकिन बाद में पता चला उस पर गवर्नमेंट का होल्ड है, किसका? रेलवे का होल्ड था उस प्रॉपर्टी में बेटा, अब वो डिस्प्यूटेड हो गई प्रॉपर्टी, वो केस चल रहा है अभी भी। तो ऐसे बेटा कभी कभी हो जाती है चीजें, ठीक है। तो फ्री होल्ड बेटा हमेशा प्रॉपर्टी वो लो जो ज्यादातर फ्री होल्ड होता है, ऐसा रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स बोलते हैं। ऑब्वियसली बेटा उसके आप अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बेटा रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी उसकी अच्छी होती है, डिपेंड करता है आप कौन से सर्कल पे हैं। चलिए खैर बेटा हम धीरे धीरे रियल एस्टेट पे जाते थे। चलिए एक लीज एक ऐसी चीज होती है, आपके पापा गए तो बेटा वो लीज का क्या मतलब होता है, सीधी बात बोलूं, लीज में क्या होता है बेटा, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, आप उसको अच्छी तरह यूज करते हो। चलो एक लीज का एग्जांपल हटाते हैं बेटा, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि लीज में और भी कुछ चीज होती है। मैं जीपीए की बात करता हूँ। ये जीपीए क्या होता है बेटा? जीपीए का मतलब होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। बेटा जीपीए एक टर्म होता है जो रियल एस्टेट पे भी, ये भी एक टर्म है बेटा रियल एस्टेट का। ये रियल एस्टेट का भी टर्म नहीं है बेटा, ये कंपनीज में भी चलता है, कंपनीज में भी चलता है। आपने एक मूवी देखी होगी बेटा बाजीगर, शाहरुख खान की मूवी है बेटा एक बाजीगर। उसमें बेटा शाहरुख खान आपने देखा होगा वो अपने फादर का एक रिवेंज लेता है ना, फादर का रिवेंज लेता है। उसके फादर ने बेटा एक कंपनी स्टार्ट करी थी, है ना, कंपनी स्टार्ट करी थी तो वो एक अच्छा खासा फ्लरिश उनका बिजनेस था। लेकिन बाद में उनका पता नहीं कोई अब आप वो मूवी देख सकते हैं, कोई भी पता नहीं वो कोई एम्प्लॉय था या मतलब उनका कोई साथी था, पार्टनर था, या जिसको उन्होंने शरण दी बेटा, तो उनको फिर धीरे धीरे अपनी कंपनी में भी उसने ज्वाइन कर लिया। तो बेटा उसके फादर ऑब्वियसली किसी बताऊं टूर्स पे चले गए थे बाहर, तो ऑब्वियसली बेटा कंपनी जब वो टूर पे चले गए, अब कंपनी का मालिक ही बाहर चला गया, तो बेटा कंपनी चलाने के लिए बंदा तो होना चाहिए ना उनके पीछे जो चलाए। अब उनका बेटा तो बहुत छोटा था, वो चला नहीं सकता था, तो उन्होंने उस साथी को बोल दिया कि तू भाई तू कंपनी का मालिक नहीं है, लेकिन जब तक मैं बाहर जा रहा हूं तू एज एन एक्टिंग कंपनी का मालिक है। तो बेटा आप ऐसे बन नहीं सकते। लॉ कहता है अगर आप किसी को अपने बिहाफ पे, एक तरीके से आप ऐसा बोला आप अपने बिहाफ पे, मतलब एक एजेंट है, मतलब मैं अभी इस बिजनेस में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, काम नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं पढ़ पाऊंगा, बिजनेस का धंधा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अपनी तरफ से किसी को एक ऐसा वो बना दिया, क्या कहते हैं, एजेंट बना दी कि ये मेरे बिहाफ पे काम करेगा। मतलब अगर इसने अपने साइन कर दिया तो ये माना जाएगा कि मैंने साइन करे, ठीक है बेटा। तो लॉ कहता है आप ऐसे ही मुंह से नहीं बोल सकते, आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब बेटा आप एक अटॉर्नी बनाते हो अपने नाम पे और उस अटॉर्नी को बेटा कुछ पावर्स देते हो, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा आप क्या क्या पावर्स दोगे। कुछ बेटा फुल जीपीए भी होते हैं, फुल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, रेवोकेबल जीपीएस होती है, बहुत टर्म्स होते हैं बेटा, ठीक है। ये टर्म बेटा प्रॉपर्टीज में भी आजकल रियल एस्टेट में चल गया है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप कभी जीपीएस सजेस्ट प्रॉपर्टीज लेने की तो बेटा मत करना, क्योंकि ये सरकार की तरफ से अलाउड नहीं होती है। चलिए, क्योंकि इनकी कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होती है, सरकार को स्टैम्प ड्यूटी इस पर नहीं चाहती। चलिए, तो ये बाजीगर मूवी अगर आपने देखे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो बेटा उसमें बाद में क्या हुआ था बेटा, उसने उसको अटॉर्नी दे दी, सारी पावर दे दी कि तू प्रॉपर्टी ये सारे अग्रीमेंट्स वगैरह कर सकता है धंधे में, मतलब जो भी कंपनी के मालिक के राइट्स होते, जो पावर्स होते हैं, वो उसको उसने दे दिया बेटा। वो उसकी मीटिंग खत्म हुई, वो मीटिंग करके वापस आया तो बेटा उसको पता चला उसको ही आउट कर दिया उसने बेटा। उसने कंपनी अपने नाम पे कर दी सारी की सारी, जिस बंदे को उसने अपने दी थी बेटा पावर ऑफ अटॉर्नी, उस बंदे ने क्या करा बेटा, सारी की सारी कंपनी अपने नाम पे कर दी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दी? अरे उसको उसने सारी पावर दी थी ना अपनी, तो बेटा वो कंपनी का मालिक है, तो बेटा उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी एसेट्स अपने नाम पे कर दी और उस ओरिजिनल कंपनी के मालिक को बेटा गेट आउट कर दिया। और बेटा बाद में देखना उसकी हालत बिल्कुल ही ऐसी हो गई नेक्स्ट लेवल बेटा, आप क्या बोले, आप देख सकते हैं उस मूवी को। तो बेटा उसने बदला लिया था शाहरुख खान ने फिर उस मूवी में, तो उसने भी ऐसे ही करा था, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले ली थी, आप देख सकते हैं। तो बेटा यहां पे यही कंसेप्ट है। अब मैं आपको बेटा समझा रहा हूं बेटा, क्यों मैं आपको इतनी लंबी स्टोरी समझा रहा हूं बेटा, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। अब जीपीए बेटा आपको पहले ही समझाया बेटा, जीपीए एक ऐसी चीज है, आप उस एसेट को बताओ सिर्फ यूज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर में बताता हूं बेटा, मेरे पास एक गाड़ी है,
मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, मैं उस गाड़ी का मालिक हूँ, लेकिन आपने कहा सर 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 प्लीज मुझे ये गाड़ी यूज करने के लिए दे दीजिए, बताओ मुझे इसमें पेपर दे के आना है सर, बहुत दूर है, तो आप अपनी गाड़ी दे दो। मैंने कहा चल ठीक है ले ले, लेकिन बेटा मैं आपको ऐसे तो दे नहीं सकता, तो मैंने आपको कहा चलो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, जीपीए में आ जाते हैं हम दोनों। तो मैंने आपको बताया था कि ओनर ऑफ द एसेट होना चाहिए, है ना। एसेट की डेफिनेशन मैंने जब आपको बेटा बोली थी, तो इसका मतलब ये है 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। मतलब कोई भी रिसोर्स, मैंने आपको बोला बेटा कोई भी रिसोर्स, अभी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं रिसोर्स का, अभी उस रिसोर्स को हम एसेट बोलना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप हो राहुल, तो बेटा राहुल को अभी सीए में बोलना हमने स्टार्ट नहीं करा है, सीए में बनने के लिए उसको एलिजिबिलिटीज पूरी करने पड़ेंगे जो हमने डिस्कस करी। ऐसे ही रिसोर्स है, उसको अगर अपने आप को एसेट कहलवाना है, एसेट हमको अगर उसको बोलना है, तो उस रिसोर्स को 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, तो वो ये 3 कंडीशन है, ठीक है। तो पहली कंडीशन बेटा मैंने आपको बताई, समझा दिया, ओनर ऑफ द एसेट होना चाहिए। बट ऑब्वियस है बेटा आपके पास एक रिसोर्स है, ठीक है, आप उसके ओनर होने चाहिए ना। आप उसको बेटा बैलेंस शीट में अगर एक एसेट को लिख रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी कंपनी के एसेट है ना। ऐसे तो बेटा आपके अपने पड़ोसी एसेट लिख दो। एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको समझाया ना, जैसे आपके घर पे आपकी प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे है ना, तो ऐसा थोड़ी ना वो पड़ोसी भी बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो आपके नाम के, और उससे बेनिफिट भी सिर्फ आप ही को आ रहे हैं, आपके पड़ोसी को नहीं आ रहे, ठीक है। ऐसी ही कंपनी उसको एसेट अपने इसलिए बोलती है क्योंकि वो तो पहली बार बैलेंस शीट में दिखाती है। अच्छा, बैलेंस शीट पे अगर कोई एसेट दिखा रही है, वो रिसोर्स दिखा रही है, इसका मतलब वो उसके नाम पे होगी, उसी की एसेट होगी ना, ऐसे थोड़ी ना पड़ोसी की दिखा दी। तो ये हमने समझा तो ओनर ऑफ द एसेट का कंसेप्ट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला बेटा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली जो एलिजिबिलिटी है, इस पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस इसी वाले ट्रांजैक्शन पे बनते हैं, सॉरी इसी वाले पॉइंट पे बनते हैं, वो है रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। बेटा कंफ्यूज मत होना, सिंपल भाषा में समझाऊंगा, मतलब आपका कुछ ना कुछ खर्च होना चाहिए इस एसेट को खरीदने के लिए। ऐसा नहीं कि फोकट में कोई एसेट आपको मिल गई। अगर आपको बेटा कोई एसेट फोकट में मिल रही है, तो बेटा जैसे मैं बताता हूं, अभी एक एग्जांपल के तौर पे भी आपको मैं समझाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, जो मैं आपको एक एग्जांपल में भी समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत पहले आया था पेपर में। तो पास्ट ट्रांजैक्शन का मतलब ये है बेटा आपका कुछ खर्च होना चाहिए, और बेटा मॉनेटरी टर्म्स में खर्च होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी टर्म्स नहीं चलेगा। मतलब बेटा आपका कुछ खर्च होना चाहिए इस एसेट को खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे ये पेन है, बेटा इस पेन को खरीदने के लिए मेरा खर्चा होना चाहिए। अगर ये पेन मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया, एग्जांपल के तौर में सोचो मुझे किसी ने पेन गिफ्ट कर दिया, तो बेटा ये एसेट मेरे, नो डाउट मेरे पास एक रिसोर्स आई है। अब किसी ने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो बेटा ऑब्वियसली मैं इस एसेट का मालिक हो गया। अरे आपको मैंने अगर कोई पेन गिफ्ट कर दिया, तो बेटा आप ही उस पेन को चलाओगे ना, तो आप ही उसके मालिक हो गए, है ना। हाँ जी सर मालिक हो गए। तो बेटा आप ही मालिक हो, तो देखो तीनों कंडीशन में से 2 तो पूरी हो रही है। अगर कोई एसेट आपको गिफ्ट में मिल जाती है, कोई रिसोर्स आपको गिफ्ट में मिल जाती है, तो बट ऑब्वियस बेटा आप उसके ओनर हो, ठीक है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। तीसरा हम देखेंगे बेटा फ्यूचर बेनिफिट आना चाहिए या बेनिफिट आना चाहिए करंट में। तो बेटा बेनिफिट आ रहा है, आपको किसी ने पेन गिफ्ट कर दिया, तो बेटा आप आराम से उसको लिख रहे हो, बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो ये कंडीशन भी पूरी है। लेकिन तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, वो है पास्ट ट्रांजैक्शन का ये रिजल्ट नहीं है। मतलब इसको एसेट को खरीदने के लिए आपने कोई खर्चा नहीं करा बेटा, आपको फोकट में ये एसेट प्रोवाइड कर दी गई है। मतलब ये एसेट जो आपके पास आई है बेटा, वो फोकट में आ गई है, इसमें आपका कोई अपना खर्च नहीं हुआ है। तो क्योंकि ये जो दूसरी कंडीशन है ये पूरी नहीं हुई, हालांकि हमको दिख रहा है अगर मैं आपको कोई पेन बेटा गिफ्ट कर देता हूं, तो इस वाली कंडीशन का पूरा हो रहा है, आपका फ्यूचर बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि आप पेन यूज कर रहे हो, बेनिफिट आपको मिल रहा है, ओनर आप बन गए हो। लेकिन उसके लिए आपने कोई खर्च करा नहीं, वो तो फोकट में मिली है। तो बेटा क्योंकि तीनों में से एक कंडीशन भी मैं कह रहा हूं पूरी नहीं हुई, तो वो रिसोर्स अपने आप को एसेट नहीं कहला सकती। आपको तीनों की तीनों कंडीशन पूरी करेंगे। आई होप बेटा अभी कंसेप्ट समझे। बेटा इतना डिटेल एनालिसिस मैंने आपको पेटेंट पे समझा दिया, और यहाँ पे हमारा एसेट खत्म होता है। अब आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। अब प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हम एक रिसोर्स है उसको एसेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा वो आप उसके ओनर हो, उससे बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप बेटा प्रोडक्शन कर रहे हो उससे, और रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन आपने मशीनरी खरीदी होगी बेटा, आपको उसके खर्चा करा होगा, तो तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है। इसलिए हम प्लांट एंड मशीनरीज को अपनी एसेट में दिखाते हैं, मतलब एक रिसोर्स को हम एसेट का टैग लगा देते हैं। आई होप बेटा आपको मैंने एक बहुत इन डिटेल एनालिसिस इस पे आपको दिया है। तो बेटा आज हम अपना एसेट यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको लाइबिलिटीज और कैपिटल स्टार्ट करूंगा, उसमें भी कंडीशंस है। कैपिटल में तो कोई कंडीशन है नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। लाइबिलिटीज में भी सेम एसेट्स वाली कंडीशन है, बस उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।